खैर एडिटिंग के अंदर बीच में निकाल लिया जाए। बताना ये था कि दो ऐसे टॉपिक्स जो कि आप यंगस्टर्स के लिए बेशुमार इम्पॉर्टेंट है। बेल का तो सेकंड हाफ के अंदर हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन 22A 22B एक ऐसी प्रोविजन ऑफ लॉ है जिसमें हर वकील की इब्तदा में अगर आपने क्रिमिनल लॉ के अंदर काम शुरू करना है तो 22A 22B की पटिशन करनी ही करनी है। 22A 22B की पटिशन क्या है, किस तरीके से है, किस तरह इस्तेमाल की जाती है, उसके लिए हमने तारीख़ी तौर के ऊपर जब भी जिस बंदे को भी बीच में बुलवाया है वो प्रोफेशन के माशाल्लाह उरूज पे गया। पिछला 22A 22B का सबसे पहला जो हमने लेक्चर दिलवाया वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने आके दिया, और वो हमारे मुल्क के लॉ मिनिस्टर भी रहे, और प्रोफेशनलिज्म के अंदर और फौजदारी की वकालत के अंदर उनको उरूज पे कंसिडर किया जाता है। हमारी खुशकिस्मती है कि एक यंगस्टर जिसको हमने अपने साथ बीच में प्रोफेशन के अंदर इम्प्रूव करते हुए देखा, और आज वो हमारे तमाम वकीलों के चीफ मिनिस्टर हैं, पंजाब बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन, वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। थरोली प्रोफेशनल फ्रेंड, कोलीग, आज भी मुकम्मल तौर पे सेशन कोर्ट से काम करना शुरू किया और आज उरूज पे बैठे हैं। तो हम हमेशा जिन लोगों को बुलवाते हैं और यहाँ पे आपके सामने पेश करते हैं, उनके बारे में हम ये कहते हैं कि ना सिर्फ वो आपको पढ़ाने के लिए आए हैं, बट यू शुड बी लाइक हिम। अगर कमरान बशीर मोगल चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं तो आप मैडम आप भी चीफ मिनिस्टर बन सकती हैं, और यहाँ पे भी, और आप भी प्रोफेशन के अरूज पे जा सकते हैं। और आज भी एक इनका तुर्रा इम्तियाज़ ये है कि प्रोफेशनलिज्म से भरपूर अंदाज के अंदर अब भी वकालत करते हैं। सो मेरी खुशकिस्मती इनके साथ बहुत क्लोजली भी काम किया है कि हम आज हमारे दरमियान मौजूद हैं कमरान बशीर मोगल साहब, वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल। सर, ओवर टू यू प्लीज। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जिस तरीके से जितने भी मुकर्रीन आते हैं, सबसे पहले शुक्रिया अदा करने के लिए अहमद क़यूम साहब का नाम लेते हैं। मैं एज वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल 27 जनवरी 2024 को इलेक्ट हुआ हूँ और अनअपोज हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सारे दोस्तों की, सारे मेंबर्स, पंजाब बार काउंसिल की मेहरबानी और उनकी एतमाद का शुक्रिया। आप लोगों के सामने हमने बार काउंसिल की इमेज को पॉजिटिव और सॉफ्ट करने के लिए इस टेन्योर के अंदर शुरुआत में ये जिक्र किया था हमने अपनी कंपेन के अंदर भी, कि इस साल जब हम लोग इंशाल्लाह ताला 2020 में इलेक्ट हुए तो उसी दिन से लेके आज तक हमारे जो टेन्योर के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें आपने एक चीज़ चेंज ज़रूर देखी होगी कि हम कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ जाना चाहते हैं, वकला की वेलफेयर करना चाहते हैं, वकला के जो इमेज को जो थोड़ा सा नुकसान हो चुका था उसको बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहते हैं। तो इसमें सबसे पहले अहमद ने बहुत अहम रोल प्ले किया है। अहमद साहब को ये लीगल एजुकेशन में अल्हम्दुलिल्लाह 4th ईयर हो गया है, चौथा साल है, और लीगल एजुकेशन को ही जो है इस डिपार्टमेंट ने या पंजाब बार काउंसिल ने लीड किया है, वो अहमद क़यूम साहब की कमेटी ने और अहमद क़यूम साहब ने हम सब को इमेज को सॉफ्ट करने में अपना किरदार अदा किया। और सारी दुनिया के अंदर जब पहले के मामला जो पास्ट में हो चुके हैं उसको हमने पॉजिटिव तरीके से अपने तौर पे लेके और कोशिश की कि बार काउंसिल के प्लेटफॉर्म को किसी भी ऐसे उनसर के साथ ना जोड़ा जाए जिसमें हमारी कोई बदनामी हो। और उसमें मेरे नज़दीक तमाम के तमाम मेंबर्स ने बहुत अहम रोल प्ले किए हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल मेरे भाई मोहम्मद अहमद क़यूम का है। इसने आप लोगों को एजुकेट भी किया, नए आने वाले वकला को लीगल एथिक्स भी बताए और रोज़ी रोटी कमाने के जो तरीके हैं वो भी बताए। तो इसके लिए सबसे पहले तो एक क्लैप मोहम्मद अहमद क़यूम के लिए। और मेरे साथ इसका ज़्यादा अटैच इसलिए भी है, मैं इसका फॉलोअर भी हूँ, इसलिए कि मेरे साथ ये कमेटी में भी हम लोग जब इंटरव्यू कमेटी करते हैं तो मेरी और इनकी जोड़ी है जो कमेटी करती है इंटरव्यू। उस इंटरव्यू कमेटी में कुछ लोगों के जो तासुरात आते हैं वो बड़े खौफनाक भी होते हैं, क्योंकि जब पता चलता है कि अहमद क़यूम और कामरान की वो इंटरव्यू कमेटी है तो बहुत सारी फाइलें जो है वो लोग पेश नहीं होते। पता नहीं क्या वजह होती है कि पेश नहीं होती वजह यह है कि अहमद भाई और मैं कोशिश करते हैं कि आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी करें और कुछ क्वेश्चन के साथ आपको तालीम देने की भी कोशिश करें। तालीम देने के लिए ये होता है कि एक दूसरे से बंदा सीखता रहता है।
जब आप आते हैं तो हम तो अब ये भी कह देते हैं कि ये क्वेश्चन हैं, इनके जवाब अगली दफ़ा तैयार करके आ जाना, ताकि आपको ये एहसास हो कि यार मुझे कुछ पढ़ने का मौका मिला है। और ये बड़ा अहम जो है हमारी जो शुरुआत की जो कमिटमेंट थी उसको हमने पूरा किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाअल्लाह ताला एज ए वाइस चेयरमैन में ही अपना मैं रोल पूरा आप लोगों की खिदमत में पूरा जो है रोल प्ले करूँगा। जो नए आने वाले वकला हैं, जो जितने भी भाई हैं, जितने भी आप पढ़ के आते हैं, ये एक प्रोसेस बनाया है जो 2018 के जजमेंट के बाद जो एक चीज़ बाहर आई है, जिसको हम इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं कि जो पहले 3 साल की वकालत थी, करते थे, आप 5 साल करते हो। आप लोग एम लेके करते हो। पहले हादसाती वकील बन जाते थे लोग, कुछ नहीं मिलता था तो वो कहते थे चलो LLB कर लो। अब इस इमेज को भी हमने उस 2018 में जब जजमेंट आई है साकिब निसार साहब की, उसके बाद ही थोड़ा सा इमेज हमारा बेहतर हुआ है कि जो लोग लॉ करना चाहते हैं वही लॉ कर रहे हैं, और जो लोग बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो BA-FA के बाद अपना एम सीधा कर लेते हैं और कहते हैं कि जी हमने लॉ करना है। 5 साल पढ़ के आप आते हैं, आप पढ़ के अभी जो अगली नस्लें जब आपसे भी आगे आएंगी उसमें आप में और उसमें और चेंज आएगा। तो इंशाअल्लाह ताला हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और इस सफ़र को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। और आज के टॉपिक के ऊपर 22 से 22 की B की पिटीशन के बारे में मुझे अहमद भाई ने पहले भी एक दफ़ा मौका दिया था यहाँ पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पिटीशन को हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। इस दफ़ा भी जनाब वही थोड़ा सा शॉर्ट टर्म पे जाऊँगा मैं, क्योंकि 1-2 जगह मेरी मीटिंग्स भी हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को ना अकॉर्डिंग टू प्रोसेस जो चल रहा है उसके ऊपर रखूँ। देखें, ये तहकीक जो है ये बहुत सारी होती रही हैं 22 से 22B के ऊपर, मगर सबसे अहम जो है अब शुरुआत में जब 22 से 20 जो इसमें इंसर्ट की गई CRPC में, इसकी ज़रूरत उस वक्त पड़ी जब हाई कोर्ट के अंदर बहुत सारा लोड हो गया। हाई कोर्ट में रिट पिटीशन जाती थी पुलिस के ख़िलाफ़ और बहुत ज़्यादा एक लोड हो गया उनके पास। हर एक जज के पास 200-200 पिटीशंस चल रही होती थी उस वक्त। उन लोगों ने जब सोचा कि ये तो पुलिस को चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत है, उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए, तो फिर उन्होंने किस चीज़ की पिटीशन है ये पिटीशन होती थी सर जी, कंप्लेंट अगेंस्ट द पुलिस 199 में चले जाते थे। 199 में जो भी रेट चलती थी तो वो कहते थे कि ये अब पुलिस ने इतना ज़्यादा बदअमनी पैदा की हुई है, तो उन लोगों ने मकरना के साथ मिलकर 21/11/2022 को जो CRPC थर्ड अमेंडमेंट करवाई ऑर्डिनेंस 2002 के तहत, जिसके में उन्होंने ये जो पावर्स डेलीगेट कर दी नीचे एडिशनल सेशन जजेस को, सेशन जज को, उसमें एक और अमेंडमेंट उन्होंने की 491 CRPC में, जिसमें हेबियस पिटीशन भी नीचे चली गई। और जो बोर्ड था हाई कोर्ट में वो थोड़ा सा बेहतर हो गया। तो नीचे आपके सामने देखिएगा सेशन कोर्ट में हर एक जज के पास जो 22-25 जज CRPC के अंदर, वो 22 से 22B सिर्फ वही सुन रहे हैं, और 22-25 जज जो हैं उसके हर एक जज के पास 150-150 200 पिटीशन लगी हुई है। अगर सारी कैलकुलेट कर लें तो 10-12 हज़ार पिटीशन्स बन जाती हैं जो हाई कोर्ट में जाती थी। हाई कोर्ट वाले ये पिटीशन्स के अलावा और कोई काम नहीं कर पाते थे। तो ये बड़ी एक अच्छी चीज़ हुई। 21/11/2002 को CRPC में थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2002 के तहत ये अमेंडमेंट की गई और इनको डेलीगेट कर दी गई पावर्स नीचे। सबसे पहले जो जस्टिस ऑफ पीस का वर्ड है, ये ब्रिटेन में फ्रेमर्स ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1989 में इंट्रोड्यूस करवाया था जस्टिस ऑफ पीस का। बेसिकली ये जुडिशल ऑफिसर होता है, मगर इसके पास जो पावर्स होती हैं वो क़ज़ाए जुडिशल होती हैं। वो उसका पर्पज़ ये है कि जो जस्टिस ऑफ पीस इज़ द जुडिशल ऑफिसर ऑफ अ लॉयर कोर्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ कीपिंग पीस एंड द बाइंड ओवर अनरूली पर्सन टू बी ऑफ अ गुड बिहेवियर। इसका पर्पज़ जो इंग्लैंड में था वो ये हमारे पर्पज़ से चेंज है। इंग्लैंड में इसका पर्पज़ था कि जो अनरूली पर्सन है उनके ऊपर ये चेक एंड बैलेंस उनको बाउंड करेगा, चेक रखेगा। हमारे मुल्क में आके जब 22 से 22B डाली गई, उसमें सिर्फ स्टैचू के अंदर सेशन जजेस को ये कहा गया कि आपने ये पावर्स जो है टू चेक एंड बैलेंस पुलिस के ऊपर जो है, जो अगर पुलिस की कोई ऐसी चीज़ें हैं जो जहाँ पे आपकी FIR नहीं हो रही, आप FIR के लिए जाते हो और पुलिस आपकी कंप्लेंट नहीं सुन रही, तो उस सिलसिला कार में इसके तहत आप पिटीशन फाइल करेंगे। और पिटीशन के अंदर 2-3-4 चीज़ें बड़ी क्लियर आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसमें आपको चाहिए होगा कि एक एप्लीकेशन होगी जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता हो।
दूसरे नंबर पे आपको डायरी नंबर लेना पड़ेगा पुलिस स्टेशन में जाके उस एप्लीकेशन को सबमिट कर। कोई भी ऐसा जुर्म जो आप समझते हैं कि मेरा, क्योंकि ये एफआईआर जो है ये कोई भी करवा सकता है, एनीबॉडी कैन लॉन्च एफआईआर। अगर कोई बंदा एफआईआर करवाता है या कुछ जुर्म होते देखता है या जिसके साथ कुछ जुर्म हुआ है, वो बंदा पुलिस स्टेशन जाता है और उसकी जो सुनाई नहीं होती तो फिर वो पिटिशन को जो एप्लीकेशन है वहाँ पे जमा करवाएगा, उसकी डायरी नंबर लेगा और उसके बाद अगर वो फिर भी नहीं करते तो फिर आप पिटिशन जाएंगे, पिटिशन के अंदर सेक्शन 22A 22B रिट पिटिशन के अंदर आ जाएंगे आप। उसमें आप सबसे पहले आपके सामने दो चीज़ें रखी जाएंगी। 2005 PLD 470 जो है वो आसिफ खोसा साहब ने एक जजमेंट दी थी, लैंडमार्क जजमेंट थी। उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है ना, ये खिजर याद वर्सेस जस्टिस ऑफ पीस के तौर पर ये जजमेंट का नाम था, JOP। इसमें आसिफ खोसा साहब ने 2005 में ये चीज़ें उसमें बहुत सारी डिस्कस की, जिसमें ये बताया गया कि जो पिटीशन अगर पुलिस नहीं सुनती तो आपने इसको एप्लीकेशन देनी है और डायरी नंबर लेना है, उसके बाद आपने पिटीशन फाइल कर देनी है। पिटीशन फाइल करने का प्रोसेस भी आपको पता होना चाहिए कि जब आप पिटीशन फाइल करते हैं तो वो या तो वो 154 के तहत CRPC के तहत FIR होगी, जो अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है तो। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बनता तो 155 के तहत वो रपट कर देगा कि जनाब इसका कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट नहीं होता, ये मजिस्ट्रेट साहब के पास जाए और वो आपके वो इसके जुमरे से बाहर निकल जाएगी। इसके बाद जो आपके सामने जो है एक नई जजमेंट 2016 में एक जजमेंट आई इसी चीज़ के ऊपर 2005 की जजमेंट के बाद, मगर उसमें कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर कर दी। उसमें 5 जजों की 5 मेंबर जजेस की वो जजमेंट थी 2016, पेज 581। इसमें मंजूर मलिक साहब थे, उन्होंने एक डिस्टिंक्ट नोट दिया। उसमें उन्होंने लिखा कि पुलिस जो है, पुलिस के ख़िलाफ़ अगर कोई कंप्लेंट आती है तो सबसे पहले जो मिसयूज़ हो रहा था जस्टिस ऑफ पीस के पास जाके कि कोई भी एप्लीकेशन किसी की भी डाल के आप जाके ऑर्डर ले लेते थे बताए बगैर ही। उन्होंने उसमें कहा कि इसके लिए ज़रूरी है कि इसके ऊपर भी चेक रखा जाए। उन्होंने कहा कि आप जब किसी को पिटीशन फाइल करेंगे, पुलिस के सामने जब एप्लीकेशन देंगे तो उसके बाद आप उसके हाई एप्स के पास भी जाएंगे और उस एप्लीकेशन को लेकर SP के पास भी जाएंगे, ताकि अगर वो नहीं करता तो उसकी कंप्लेंट आप उसके हाई एप्स के ऊपर साथ जाके करें SP के सामने। उसमें फिर उन्होंने इसी पुलिस ऑर्डर के तहत ना उन्होंने एक ऑफिस ऑर्डर इशू कर दिया पुलिस वालों ने। इस जजमेंट को देखते हुए उन्होंने SP कंप्लेंट सेल बना दिया। SP कंप्लेंट सेल बना इस मंजूर मलिक साहब की जजमेंट के बाद 2016 पेज 581 के तहत। अब जो भी पिटीशन जो भी एप्लीकेशन जाती है वो पहले SHO के पास जाती है, फिर वो SP कंप्लेंट सेल के पास जाती है। अब अगर हमने 22A 22B में वो पिटीशन चैलेंज करनी है, एप्लीकेशन लेके आते हैं तो वो उसमें सबसे पहले जो है जुडिशल ऑफिसर जो हमारा जो जस्टिस ऑफ पीस बैठा हुआ है वो आपके कमेंट्स मांगता है, क्योंकि कमेंट्स मांगने से वो SP कंप्लेंट सेल को कहता है कि इसमें कमेंट्स दें मुझे। वो दोनों पार्टीज़ को सुनता है और वो दोनों पार्टीज़ को सुन के अपनी एक ओपिनियन दे देता है। उस ओपिनियन को जो वैसे बाय द वे बाय द लॉ वो उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। कोई भी जो ओपिनियन जो SP कंप्लेंट सेल देगा उसकी ओपिनियन को वो जस्टिस ऑफ पीस जो है बाइंडिंग नहीं रखता, वो उसके मुताबिक वो फैसला नहीं देगा। उसके अपना जुडिशल माइंड भी अप्लाई करेगा। वो अपने जुडिशल माइंड के तहत कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर मेड आउट होता है और आपको पिटीशन एप्लीकेशन में नज़र आता है कि बिल्कुल ठीक बनी हुई है और बिल्कुल ठीक हुआ है, तो वो अपना उसकी कंप्लेंट सेल की जो ओपिनियन के ख़िलाफ़ भी अपना फैसला दे सकता है। सर 2 सवाल प्लीज़। फौजदारी का मुझे और हमारे दोस्तों को शायद इतना नहीं पता, बैठता है कहाँ पे जस्टिस ऑफ पीस, बैठता किधर है? असल में वो ये हुआ ये है कि जब ये पावर जब ये ऑर्डिनेंस आया तो उस वक्त उन्होंने जब सेशन जज अकेले को कहा कि ये करें तो उसने अपने CRPC के पावर्स के अंदर है कि वो अपनी पावर्स डेलीगेट कर सकता है। उसने जस्टिस ऑफ पीस सेशन कोर्ट में जो बाकी जो जुडिशल ऑफिसर थे उनको वो स्पेशल पावर दे के सिर्फ 22A 22B की फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस के अंदर वो जजेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पुलिस स्टेशन वाइज। वहाँ पे उन्होंने 22 जजेस बनाए हुए हैं, 22 से 24 जज ऐसे हैं जो मुख्तलिफ लाहौर के जितने पुलिस स्टेशन हैं वो उन्होंने 3 या 4 पुलिस स्टेशन में डिस्ट्रीब्यूट करके उन जजेस के ऊपर ये पिटीशंस को
एलोकेट कर दिया। जैसे ही कोई पिटीशन इस्लामपुरा पुलिस स्टेशन की जाएगी या रायगंज की जाएगी, जिस जज को उन्होंने उसके साथ लिंक अप किया हुआ है वो फ़ौरन उसको, वो जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसके साथ उसको ऑपरेट करके उस पिटीशन को उस जज के पास मार्क कर देगा। कहाँ पे लेके? ये सेशन कोर्ट, सेशन जज के पास, सेशन कोर्ट में आपने ये पिटीशन सेशन कोर्ट में जो जजेस बैठे हैं उसके ऊपर सेशन जज के पास पेश करनी है। सेशन जज आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा जो जो आपका पुलिस स्टेशन के हिसाब से वो लगा होएगा वो जज। अच्छा, दूसरा ये पूछना था, आपने अभी पीछे गुफ्तगू में ये कहा कि दोनों पार्टीज को सुन के वो डिसाइड करेगा। इसमें तो तीसरी पार्टी है जिसके खिलाफ आप पर्चा करा रहे हैं, उसको पार्टी बनाने की नहीं ज़रूरत होती। देखिए, मैंने दोनों पार्टीज़ का इसलिए जिक्र किया कि इसमें आपका पहले एसएचओ पार्टी बनता है। जी जी, ठीक है, पहली पार्टी एसएचओ है, दूसरी पार्टी जिसके खिलाफ एफआईआर हो रही है उसको आपने पार्टी बनाना है। क्योंकि ये इसीलिए जिक्र किया गया था कि उसके भी इल्म में हो कि मेरे खिलाफ कोई ऐसा जुर्म होने। इस तरह हुआ ये था कि बहुत सारे ऐसे एफआईआर हो गई थी जिसमें कुछ वकला के बाद भी, वकला के ऊपर भी एफआईआर हो गई, उनको पता ही नहीं था कि मेरे खिलाफ कोई ऐसा मैंने काम किया ही नहीं। लोगों ने अपना पर्पस जो है वो इसको मिसयूज़ करने के ऊपर लगा दिया था। अब लाजमी है इम्प्लीट करना, लाजमी उसमें होता यह है कि वो फिर जब तक एसपी कंप्लेंट सेल, इसीलिए तो कमेंट्स का टाइम मांगता है और ये कहता है कि जी मैंने दोनों पार्टीज़ को बुलाना है। अगर दूसरी पार्टी का आपने मोबाइल नंबर नहीं लिखा या एड्रेस नहीं लिखा तो तब भी वो अपनी रिपोर्ट में लिख के भेजेगा कि दूसरी पार्टी का राब्ता नहीं हो पा रहा। एसपी कंप्लेंट जो है वो अपनी ड्यूटी जो है इसी तरीके से परफॉर्म कर रहा है कि अगर ये चेक एंड बैलेंस का एक फार्मूला बना दिया गया था कि कोई नाजायज़ एफआईआर ना हो जाए। बहुत सारे जजेस जो थे उनके ऊपर एफआईआर हो गई थी इस तरीके से, क्योंकि उन्होंने आगे जज नहीं लिखा या वकील नहीं लिखा या उसका ओहदा नहीं लिखा। इसीलिए ये एसपी कंप्लेंट उन्होंने कहा कि ये इस तरह की चेक एंड बैलेंस आए ताकि जो प्योरीफाई हो जाए चीज़ें, कि जिसके साथ दूसरी पार्टी को सुना जाए कि भाई आया कि तुम्हारे खिलाफ ये एलिगेशन है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें तो पुलिस स्टेशन में ही क्लियर हो जाती हैं जब दूसरा बंदा आता है और कहता है कि मैं तो ये जुर्म में मैंने किया ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं यहाँ पे था ही नहीं। तो वो जो अपनी ओपिनियन भी यहाँ रिपोर्ट करता है, फिर वो जस्टिस ऑफ पीस को उसकी हेल्प हो जाती है और वो उसके बारे में अपनी ओपिनियन दे के उसे यहाँ डिस्कार्ड कर देता है या उसको डायरेक्शन दे देता है। इस सिलसिलाकार के अंदर अगर एसपी कंप्लेंट सेल के बाद अगर जो जुडिशल ऑफिसर जो है हमारा वो अपना ऑर्डर करता है, ऑर्डर करने के बाद भी अगर पुलिस वाला या पुलिस स्टेशन एसएचओ नहीं मानता तो आप उसमें एक कंप्लाइंस पिटीशन फाइल करते हैं। वो कंप्लाइंस पिटीशन जो है उसी जज के पास होती है, उसी के जजमेंट के अंदर आप उसकी जो जजमेंट जो उसने डायरेक्शन दी हुई होती है उसको साथ अटैच करते हैं, अपनी एप्लीकेशन साथ अटैच करते हैं और कंप्लाइंस लगाते हैं कि सर मैंने बारहा इसको बताया है मगर ये नहीं मान रहा। तो उसकी कंप्लाइंस के अंदर भी वो नोटिस करता है और वो कहता है कि आपने मेरी जो ऑर्डर किया है इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं कर रहे। अगर वो उसकी ऑर्डर की वायलेशन करता है तो उनके पास एक जो रेमेडी है वो उसके ख़िलाफ़ 155C के तहत पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत एफआईआर के ऑर्डर दे देता है और वो सीसीपीओ को कहता है कि इसके ख़िलाफ़ या उसके हाईअप्स को कहता है कि इसके ख़िलाफ़ 155C जो इसमें अख्तियारात हैं वो इसका नाजायज़ इस्तेमाल कर रहा है, उसके ऊपर एक एफआईआर दी जाए। वो उसकी एफआईआर जो होती है वो उसके लिए काफ़ी होती है बड़ी, उसकी नौकरी के अंदर बड़े मसले मसाइल पैदा कर सकती है। इसलिए अगर बहुत ही कठिन सूरत हाल पैदा हो जाए फिर भी वो ना करे और वो कहे कि जी मैंने नहीं करनी, क्योंकि पुलिस वालों के ख़िलाफ़ अगर आप एप्लीकेशन देते हैं तो पुलिस वाले अपने पेटी भाइयों के साथ मिल जाते हैं, वो पुलिस एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं करते। मैंने बहुत सारे सेशन कोर्ट में ये मुकदमात देखे हैं कि पुलिस वाले अगर किसी जगह पर ज़्यादती करते हैं और अगर वो मुजरम है या मुलज़म है तो वो अपने भाइयों के ख़िलाफ़ एफआईआर नहीं देते बाज़ औक़ात। तो उसके सिलसिलाकार में जब आप इस प्रोसेस से होते 155C तक चले जाते हैं तो फिर उसका एक आपके पास एक और हल होता है। वो हल ये होता है कि आपने इस सारे प्रोसेस की कॉपी करवा के, टेस्टेड कॉपी बनवा के ऑर्डर्स की, आपने वो पिटीशन फाइल करनी है हाई कोर्ट में। वो रिट जाएगी हाई कोर्ट में और वो रिट जो है वो जाते साथ वो भी रिट कहलाएगी, कंप्लाइंस ही कहलाएगी, कंप्लाइंस पिटीशन ही कहलाएगी। उसके तहत जो है वो आप अपनी रेमेडी अवेल कर जाएंगे 99.9%, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। ऑर्डर जो बोल रहे होते हैं अपने, और ऑर्डर बोलने के बाद जो जज साहब के पास लगती है तो वो यहाँ तो उनको नोटिस करते हैं, तो नोटिस से पहले ये कार्रवाई जो है ना आपके हक़ में हो जाती है।
वो पुलिस वाले को कहते हैं कि अब लास्ट जो फुल स्टॉप होता है वो हाई कोर्ट में जाके लग जाता है। इसके अलावा भी एक और रेमेडी है, जो आपके ख़िलाफ़ अगर कोई ऑर्डर हो गया है ये वाला 22 से 22B का, तो आप उस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए उस जज के पास नहीं जा सकते जिसने आपके ख़िलाफ़ ये ऑर्डर डायरेक्शन पास की। आप उसके ऊपर हाई कोर्ट में जाके जहाँ उसको ऑर्डर सस्पेंड करने के लिए एप्लीकेशन देंगे, उसको पिटीशन उसको चैलेंज करने के लिए आप उसमें रिट करेंगे, वो हाई कोर्ट में होगी। और हाई कोर्ट जो है वो उधर भी जो अगर वो देखते हैं कि ये ऑर्डर जो है इसमें मैलाफाइडी शामिल है और हरी में हुआ है, इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो पूरे नहीं करे, तो वो उसको सस्पेंड भी कर देते हैं। वो ऑर्डर सस्पेंड हो जाते हैं और सस्पेंड होने के बाद दूसरी पार्टी को नोटिस होते हैं, उसके बाद दोबारा हेयरिंग होती है और जो अकॉर्डिंग टू लॉ होता है वो हो जाता है। मगर ये नहीं है कि यहाँ पे फुल स्टॉप हो गया, इसलिए हाई कोर्ट में आप जाके अपनी ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। जी देखें, दूसरी पार्टी का पता ही नहीं है तो फिर आपके साथ जुर्म ही नहीं हुआ। तो नामालूम, तो आप नामालूम, जब आप नामालूम लिखते हैं तो फिर आप नामालूम मिसाल के तौर पे आपके साथ डकैती हो जाती है, आपको नहीं पता कि कौन बंदा था कौन नहीं था, मफल फेसिस हैं, तो आपके ख़िलाफ़ वो अब नामालूम के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन देंगे तो नामालूम के ख़िलाफ़ FIR दे देंगे। वो नॉमिनेशन के ख़िलाफ़ जो होती है वो उस वक्त ख़राबी पैदा होती है कि पता नहीं किसको नॉमिनेट कर दिया इसने। अननाउन, तो अननाउन लिखेंगे तो वो FIR दे देते हैं। इसलिए वो मैंने जो आपको पर्पज़ बताया वो ये पर्पज़ है। मिसाल के तौर पे मोहम्मद अहमद लिख देता हूँ मैं, आगे मैं क्यूम नहीं लिखता, तो एक मैं जाके वो मिसलीड करता हूँ जाके कि जी ये मोहम्मद अहमद ने मेरे साथ ये किया है। वो मोहम्मद अहमद के ख़िलाफ़ वो ढूंढते रहते हैं मोहम्मद अहमद कौन है, और मैं कंप्लाइंस करके उसमें FIR ले लेता हूँ। बाद में जाके मैं इन्वेस्टिगेशन में जाके कहता हूँ जी ये बंदा है मोहम्मद अहमद क्यों। इसीलिए इसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए ये चीज़ें रखी गई है। वैसे तो इन्वेस्टिगेशन में भी जाके मोहम्मद अहमद क्यूम साहब अगर नहीं है तो वो निकल सकते हैं अपना बयान दे के कि जी मैं नहीं था। मगर एक प्रोसेस है, जब आप यहाँ पे पाकिस्तान में FIR हो जाती है तो इंग्लैंड में FIR दूसरी तरह है कि इंग्लैंड में जब FIR हो जाती है तो रेस्ट नहीं करते। यहाँ पे FIR का एक खौफ इतना है कि FIR होती है तो फ़ौरन जो है रेस्ट की तरफ चले जाते हैं। हालांकि कानून में यही लिखा हुआ है कि आप SHO के पास भी पावर है कि वो आपको बुला के इन्वेस्टिगेट कर सकता है, इन्वेस्टिगेट करे बगैर अरेस्ट किए, इन्वेस्टिगेट करके अगर वो आपके सामने देखता है कि ये बंदा मैंने देखा है कि इसमें ये इन्वॉल्व नहीं है तो वो आपकी ज़िम्मेदारी बना सकता है खारिज करने की। मगर हमारे यहाँ ये सिलसिला कार ये ऐसा बन गया हुआ है कि एक तो करप्शन का ज़ोर है और बाकी चीज़ें, इंसाफ जो है बड़े मुश्किल से मिलता है यहाँ पे। इसलिए FIR जो है वो FIR का खौफ हमारे ऊपर तारी रहता है हर वक्त। इसलिए ये चीज़ें चेक एंड बैलेंस के लिए 22 से 22B के अंदर इंडल्ज की गई ताकि लोगों को चेक एंड बैलेंस दिया जा सके। अब इसके बाद आपके सामने 3 चीज़ें हैं जो पावर्स जो है इनकी 22 से 22B में जो जुडिशल ऑफिसर्स की पावर है। इसमें पावर्स में अंडर सेक्शन 22A 6 सब सेक्शन 1 जो है डील करता है पावर ऑफ जस्टिस ऑफ पीस। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो है नंबर 1 पे है 6A में, जब 22A में जब 6 पे जाएंगे ना आप, एक्चुअल टेक्स्ट निकाल दो। नहीं ये इसमें A 1 2 3 होएगा। जैसे मैं आपको एक्चुअल टेक्स्ट दिखा रहा हूँ। हाँ ये अच्छा, इसमें सबसे पहले छोटा हाँ 22A 6 हमारी जो है ना ज़्यादातर ये यहाँ पे हमारे यहाँ इस्तेमाल होती है। उसके अंदर तीन सेक्शन हैं 1 2 3 सब सेक्शन जो है। जैसे तो पीस जो है मैं इसको ऊपर से कवर and ex officio just may issue directions concerned ऊपर वाली जस्टिस ऑफ पीस फॉर एनी लोकल एरिया शेल फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग एन अरेस्ट। ये जो है ये हमारे यहाँ 22A में 22A में जो 6 तक जब जाएंगे ऊपर वाली जो ना हमारे यहाँ ये इस्तेमाल नहीं होती, हमारी 6 ही इस्तेमाल हो रही है। उसमें आप कह सकते हैं एन एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस मे इशू अप्रोप्रिएट डायरेक्शन टू द पुलिस अथॉरिटीज कंसर्न ऑन अ कंप्लेंट रिगार्डिंग नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ क्रिमिनल केस, पहले नंबर पे है।
ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम वन पुलिस ऑफिसर टू अनदर एंड नेगलेक्ट फेलियर आर एक्सेस कमिटेड बाय अ पुलिस अथॉरिटी इन रिलेशन टू इट्स फंक्शंस एंड ड्यूटीज़। तो ये सबसे अहम चीज़ें आपके सामने ना ये दो है। पहली बात तो मैंने आपसे डिस्कस कर ली कि जी अगर कोई पुलिस वाला आपकी पुलिस एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्ट करता और आपके खिलाफ, तो आप यहाँ पे रिट में जाएंगे और अपनी डायरी नंबर लेके और पिटिशन लेके साथ तो एप्लीकेशन अटैच करके तो आप अपना ऑर्डर ले लेंगे नोटिस होने के बाद। जो इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं दूसरे नंबर पे, इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये जब 2016 में जजमेंट दी और बाकी जो 2022 में तारिक सलीम शेख साहब ने जजमेंट दी, आप इन्वेस्टिगेशन जो है 22A 22B में आप जुडिशल जो है, जो हमारा सेशन जज है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इसकी पावर्स हाई कोर्ट ने अपने पास रखी हुई हैं। वो इसको इसलिए कहा गया 2016 में कि आपने अगर इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र करवानी है तो आप पहले उसके हाई अप्स पे जाएंगे। पुलिस ऑर्डर 2002 जो है इसमें अमेंडमेंट की गई। इसमें अमेंडमेंट करने के बाद पुलिस के ऊपर भी चेक रखा गया कि पुलिस के नीचे अगर कोई इन्वेस्टिगेशन वाला आपकी या आपके मामलात के अंदर कोई बदअमनी कर रहा है या तरीके से उससे ब्राइब हो गया हुआ है, तो आपने उसकी कंप्लेंट फाइल करनी है कि जी ये जो इन्वेस्टिगेशन चार्ज है, जो आईओ है, ये दूसरी पार्टी से मिल गया है, ये अकॉर्डिंग टू लॉ मेरे पास ये काम नहीं कर रहा। उसकी कंप्लेंट आप करेंगे उसके डीपीओ को या उसके ऊपर जो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन बैठे। अगर वो फिर भी आपकी बात नहीं सुनता, वो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन वैसे तफ्तीश एक आयु से दूसरे आयु को चेंज कर देता होता है अमूमन, अगर नहीं करता तो फिर आप उसके ऊपर जो बैठे हैं फिर वो आप डीआईजी के पास जाते हैं। वो एक बोर्ड बनाता है। बोर्ड बनाने के लिए उसमें तकरीबन अपने हाई अप्स दो, एक डीआईजी होता है, दो एसएसपी होते हैं, उस तरीके से 3 बंदों का बोर्ड बनता है और वो 3 बंदों का बोर्ड सारी चीज़ें देखता है और देखने के बाद उसको या तो वो चेंज कर देता है या उसको वो डिक्लाइन कर देता है। डिक्लाइन के बाद भी आप उसके पास एक रेमेडी है, अगर वो चेंज कर देता है तो चेंज हो गया, नया आ गया है तो नए के बाद आप चले जाते हैं। अगर वो भी आपके ख़िलाफ़ जाता है तो फिर भी आप उसके पास जाते हैं दोबारा कि जी ये भी नहीं काम कर रहा अकॉर्डिंग टू लॉ, तो वो तीसरी दफ़ा भी आपका बोर्ड बना सकता, बोर्ड चेंज कर सकता है इन्वेस्टिगेशन, मगर उसके बाद फिर वो उसके पास चेंज करने का इख्तियार नहीं होगा। अगर आप फिर भी इससे कहते हैं कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ तो फिर आप उसके ऊपर हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे जो रिट का जिक्र किया गया है कि इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम वन पुलिस ऑफिसर टू अनदर पुलिस, अब यहाँ पे अगर हम एप्लीकेशन देते हैं कि मेरी एक एप्लीकेशन पेंडिंग है, वो एप्लीकेशन जहाँ पे पेंडिंग है किस ऑफिस में पेंडिंग है उसका जिक्र करेंगे उसके अंदर कि मेरी डीआईजी के पास एप्लीकेशन पेंडिंग है इन्वेस्टिगेशन चेंज करने की, कि उस पर अमल नहीं हो रहा, तो ये फिर भी अथॉरिटी जो है ये आपको डायरेक्शन जारी करेगी कि इसकी एप्लीकेशन को डिसाइड करो, मगर ये नहीं कह सकता कि इन्वेस्टिगेशन चेंज करो, क्योंकि ये किसी भी सूरत हाल में 22A 22B का बंदा ऑफिसर जो है वो कभी भी किसी इन्वेस्टिगेशन जहाज को ये नहीं कह सकता, इंटरफेरेंस नहीं कर सकता उसकी इन्वेस्टिगेशन में। इसलिए बिल्कुल क्लैरिटी के साथ वो हायर वो है जो बोर्ड बनना है, बोर्ड के बाद जो नहीं होता तो फिर आप लास्ट लेटर स्टेज पे हाई कोर्ट में उस बोर्ड को चैलेंज कर सकते हैं, तो हाई कोर्ट इंटरफेरेंस कर सकते हैं। क्लैरिटी हो गई इस मामले में सर आपके सामने। और दूसरे नंबर पे ये जो 22A 22B के चीज़ें हैं, जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं जो अंडर सेक्शन 154 CRPC ऑपरेट करती हैं, उनके ऊपर ये रेट फाइल हो सकती है, जिसमें FIA है, जिसमें एंटी करप्शन है और बाकी लोग जो 154 के तहत कार्रवाई करते हैं, जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जिनके तहत वो 154 CRPC के तहत जो कार्रवाई करेंगे उसको आप चैलेंज कर सकते हैं 22A 22B में लाके। जी जी नहीं, इसमें सिर्फ बाद में आपको बताता हूँ, ये हमारे खित्ते के हिसाब से ना हर चीज़ वहाँ पे डिटर्मिन की जाती है। जो हमारे जो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जजेस बैठे हैं वो यहाँ से ट्रेंड होके गए ना, आप में से हम में से गए हैं। हमें पता है कि हमारे इलाकों में
हमारे टेरिटरी में क्या क्या हो सकता है कि झूठी एफआईआर हो जाती है, उसका आपका वो रेमेडी तो आपके पास है 182 सेक्शन की, मगर आज तक 182 के सेक्शन की रेमेडी हमने अवेल ही कभी नहीं की। मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर हुई, मैं उसमें बेगुनाह हो गया, मैं उसके खिलाफ 182 की कार्रवाई करवाऊँ, नहीं करवाते आप, बड़ा शाज़ो नाज़ है। बाहर के मुल्कों में झूठ के बारे में सोचा ही नहीं सकते, सोचते ही नहीं है लोग कि ये झूठ भी होगी, क्योंकि उनके खिलाफ जो सज़ाएँ हैं बड़ी सख्त हैं। यहाँ पे हमारे मुल्क में आप देखेंगे ये सारे चेक एंड बैलेंस ही इसीलिए लाया गया कि जैसे जैसे शुरू हुआ हमने 22 से 22 में दर्जनों एफआईआर करवा दी लोगों के ऊपर। वो बाद में पता चला कि ये तो वो कोई झूठा था। इसको फिर उन्होंने देखा, ऊपर वाले जब बेल हुई, जब उनमें इंटरफेरेंस हुई, तो फिर उन्होंने ये चीज़ चेक की कि इसके अंदर थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन डाल दी जाए, क्योंकि अगर वो जो आप फरमाते हैं कि 154 के तहत तो जाते साथ कोई भी कंप्लेंट के ऊपर किसी चीज़ को देखे बगैर वो बंदा एफआईआर देगा, ये ड्यूटी बाउंड है, मगर उसके लिए बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती थी, जिसको हमने ये जजमेंट्स के ज़रिए क्लियर किया कि आप सबसे पहले दूसरी पार्टी को बुला लें, उससे पूछ लें, उसके साथ इन्वेस्टिगेट कर लें थोड़ा बहुत। पूरा वकूआ तो नहीं हो सकता इन्वेस्टिगेट, मगर आपकी उसका झूठा या सच्चे होने का तो दारोमदार आपको पता चल जाता है कि ये झूठा है या सच्चा है। तो इस सिलसिलाकार में ये प्रोसेस आपने यहाँ पे डलवाया, एसपी कंप्लेंट सेल भी बनवाया, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ गई हैं, ये नहीं कि ख़राब हुई हैं। जब आपका जिस बंदा जो राइट पे है वो अपना राइट लेता है तो पता चल जाता है कि ये बंदा राइट पे है, इसके साथ ज़्यादती हुई है। जब आप किसी के साथ ज़्यादती कर रहे होते हैं तब भी पता चल जाता है। तो इसलिए ये प्रोसेस भी बड़ा ज़रूरी था हमारे खित्ते के हिसाब से, हमारे मुल्क के हिसाब से, हमारे लोगों के माइंड के हिसाब से। तो इस सिलसिले को भी आपने इसका हिस्सा बना दिया हुआ है। जस्टिस ऑफ पीस दो तरह के ऑर्डर करता है जी। एप्लीकेशन देखता है, एप्लीकेशन देखने के बाद कमेंट्स आते हैं, कमेंट्स आने के बाद अगर वो आपके ख़िलाफ़ आ गए कमेंट्स के जी वकूआ नहीं बनता, वकूआ झूठा है, वो कहता है हम लोग जब आर्गूमेंट करते हैं कि कहते हैं जी पुलिस मिल गई है दूसरी पार्टी के साथ तो ये वकूआ बिल्कुल ओरिजिनल है। आर्गूमेंट में अगर जस्टिस ऑफ पीस बाउंड है वो एप्लीकेशन जो आपने गुजारी है उसको भी पढ़ने का, वो अगर उस एप्लीकेशन से सेटिस्फाई हो जाता है और देखता है कि वाकई जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस बना है, मेड आउट होता है, तो वो उस डायरेक्शन को पास कर देगा 154 के तहत। और अदरवाइज़ आजकल जो ऑर्डर कर रहे हैं वो मैं समझता हूँ वो भी गलत कर रहे हैं। वो दोनों ही ऑर्डर एक ही ऑर्डर में डाल देते हैं। वो एसएचओ को हिदायत कर देते हैं कि रजिस्टर द केस इफ़ द कॉग्निजेबल ऑफेंस इज़ मेड आउट अंडर सेक्शन 154 एंड इफ़ इट इज़ नॉट मेड आउट देन प्रोसीड अंडर सेक्शन 155। ये डिस्क्रिशन को भी सुप्रीम कोर्ट ने रोका था कि आपने डिस्क्रिशन पुलिस वालों को नहीं देनी, अपनी पावर्स डेलीकेट आपने पुलिस वालों को नहीं करनी। एसएचओ तो फिर वही काम करेगा, वो कह देगा कि 155 बनता है जी, 154 नहीं बनता। तो इसलिए जस्टिस ऑफ पीस को बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जाती है बुला के, और जजमेंट्स भी दी जाती हैं। कुछ हैं जो इस तरह के ऑर्डर करते हैं, मगर कुछ जो है देखते हैं कि 154 के तहत सिंपल स्टेट वे डायरेक्शन दे के एफआईआर का ऑर्डर दे देते हैं। इसके अलावा जो है राइट ऑफ ऑडियंस, तो आपको मैं बता चुका हूँ कि राइट ऑफ ऑडियंस दूसरी पार्टी को 2016 की जजमेंट में दिया गया था। मंजूर मलिक साहब ने कहा था कि राइट ऑफ ऑडियंस उनके पास भी होना चाहिए, उनको सुनने का भी आपको प्रोसेस मुकम्मल करना पड़ेगा। इसके अलावा क्वेश्चन हो तो मुझे बताइएगा। देखिए, आप तो पहले रेमेडी तो आपकी यही है जो आप कह रहे हैं कि जी ऑर्डर लेके पहले आप जाएंगे पुलिस स्टेशन, पुलिस वाले को कहेंगे कि जनाब ये ऑर्डर आपके पास आ गया। अगर वो फिर भी कहता कि मैं तो 154 के तक जाऊंगा, तो आपके पास फिर वही है कि या तो आप कंप्लाइंस फाइल करेंगे उसके पास, वही जो मैंने आपको प्रोसेस बताया। आप उस अपने ऑर्डर को भी हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं कि ये ऑर्डर जो है इन्होंने मेरे मुताबिक नहीं किया। दोनों तरफ जा सकते हैं ना, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं कि इन्होंने वो उसको डिस्क्रिप्शन दे दी है एसएचओ को, वो एसएचओ तो आगे ही मेरे ख़िलाफ़ है या मेरी बात नहीं सुनता, तो वो भी इंटरफेरेंस हो सकती है वहाँ से कि जी ऑर्डर जो है वो उसको सस्पेंड करके, आपके ऑर्डर को सस्पेंड करके भी दूसरी पार्टी को बुला के उसके मुताबिक वो डायरेक्ट इशू करवाएंगे एफआईआर। ये आप उसके ऊपर भी अपना कार्रवाई करवा सकते हैं।
देखिए वो डिस्क्रिप्शन तो इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर अकॉर्डिंग टू लॉ तो ये है कि आप कमेंट्स मंगवाएं। देखिए हाँ, जजमेंट्स तो अब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो जज साहब के पास है जी, ठीक है जी, FIR करें ला के, मगर जो जजमेंट्स कहती है, जो कानून कहता है वो यही है कि एक दफ़ा उसको नोटिस ज़रूर करने चाहिए। इसी बना के ऊपर आप जाएंगे ना, मैं आपको बताऊँ बहुत सारे ऐसे केस हैं जो ये बड़े अच्छा केस है सस्पेंशन का। इस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे, जाते साथ सस्पेंड हो जाएगा। वो कहेंगे जी मुझे राइट ऑफ ऑडियंस नहीं दिया गया, आपने एक ही आर्गूमेंट करना है कि सर मुझे नहीं सुना गया, वो साथ ही ऑर्डर सस्पेंड कर देते हैं। और सस्पेंड होने के बाद सर नहीं 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 बाइंडिंग है ये जजमेंट 2016 की मंजूर मलिक साहब ने बनाई। अपना 4 जजों ने अपनी जजमेंट दी थी, मंजूर मलिक साहब ने अपने डिस्टिंक्ट नोट दिया था। हाँ, उसके बाद ये उसी नोट को ही उन्होंने ऑफिस ऑर्डर बनाया। उसी ऑफिस ऑर्डर पे कहा गया कि राइट ऑफ ऑडियंस होना चाहिए। सर नहीं आ रहा तो फिर आप FIR, उसका प्रोसेस है ना, मैं आपको बताता हूँ। नहीं आता तो पहले तो आप नोटिस करते हैं, नोटिस होने के बाद उसकी रिपोर्ट आती है कि जी मेरे रिपोर्ट के बाद भी नहीं आया, तो फिर FIR अगर होती है और डायरेक्शन होती है तो फिर ऊपर जाके जब वो देखते हैं कि आपके खिलाफ तो प्रोसेस मुकम्मल हुआ है, आपने जानबूझ के नहीं गए, इसलिए वो फिर ऑर्डर आपके हक में मेंटेन रहता है। मगर सबसे अच्छा जो सस्पेंड कराने का फार्मूला वो यही है। अगर जो आप कहें कि जी मुझे तो सुना ही नहीं गया और मुझे बताया ही नहीं गया, मेरे खिलाफ ऑर्डर ले लिया गया चुप छपा के, तो बड़ा अच्छा फार्मूला होता है उसको सस्पेंड करने का, जैसा फ़ौरन सस्पेंड कर देते हैं हाई कोर्ट। ये इसके साथ ये इसका ड्राफ्ट वगैरह किस तरह का, ये तमाम दोस्तों की असिस्टेंस के लिए हम ये इसको कहते हैं BC साहब के ये जो स्लाइड्स वगैरह हैं इनके अंदर ये एक ड्राफ्ट वगैरह भी मौजूद है। नीचे सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि जी हमने ये पहली हमारी 22 भी अगर आपने पहले की हुई है और वो खारिज हुई है तो। सर ये बड़ा ज़रूरी है, होता ही है कि लोग ना एक दफ़ा खारिज करा लेते हैं और बताते नहीं हैं। कोई भी बेल पिटीशन, कोई भी पिटीशन जो आपने सेशन कोर्ट में फ़ाइल करनी है या सिविल कोर्ट में फ़ाइल करनी है, आज नीचे सर्टिफिकेट देना ज़रूरी हो गया हुआ है। वकील की तरफ से वो सर्टिफिकेट होता है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द क्लाइंट। वो लिखता है कि जी मुझे मेरे क्लाइंट के मुताबिक, वो उसकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ये उसकी पहली पिटीशन है, ये पिटीशन पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है। बेल पिटीशन के अंदर जितनी भी बेल है, जितनी भी ये पिटीशन हैं, उसके साथ पुरानी कॉपीज़ अटैच करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जिस जज के पास आपने वो बेल लगाई है या ये पिटीशन लगाई है 22/22 में, उसने पहले का ऑर्डर भी पढ़ना है कि ये पहले ऑर्डर क्या हुआ। उसी के पास कंसीलमेंट करेंगे तो वो आपके खिलाफ जाएगी, और उसी के पास वैसे उसी के पास उसी के पास जाएगी। और थाना वाइज इस तरह होते हैं ना, कुछ दोस्त बाप जो होते हैं वो पुलिस हमारे जो कुछ लोग हैं वो करते ही हैं कि अगर एक पुलिस स्टेशन से इस्लामपुरे वाले ने आपको डिक्लाइन कर दिया है और आपकी डेट पिटीशन डिसमिस होगी, तो आपको पूरे वकूआ चेंज कर लेते हैं, पुलिस स्टेशन चेंज कर लेते हैं, वकूआ वही रखते हैं और पुलिस स्टेशन चेंज करके नए जज के पास ले जाते हैं। उसके साथ हाइड एंड सीक करने का मौका जो आपको मिल जाता है लोगों को। उसके ऊपर ये कहा गया कि ये पिटीशन जो है बताओ कितनी है, कौन सी है। अगर उसने झूठा सर्टिफिकेट दिया है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसीलिए इसको रोका गया है कि क्योंकि आजकल तो कंप्यूटर सेक्शन ऐसा आ गया, सेशन जज के पास जो हमारा डायरी सिस्टम है उसमें अगर आज आपने कोई पिटीशन लगाई है किसी नाम के साथ, मोहम्मद हुसैन बनाम मोहम्मद अली, तो वो जिस ऑर्डर को आपने चैलेंज किया है सिविल कोर्ट का या किसी भी दूसरी कोर्ट का, तो वो ऑर्डर भी उसमें लिखते हैं। अगर आप दोबारा लगाते हैं तो जो कंप्यूटर वाला है वो उसको भी मार्क कर देता है कि ये दूसरा है। इसी चीज़ को क्योंकि हम लोग अपना सर्टिफिकेट नहीं इशू करते थे या गलत बयान नहीं कर देते थे, वकील कहते थे कि जी मेरे इंस्ट्रक्शन मुझे क्लाइंट ने दी हैं कि ये इसकी पहली है, मगर कंप्यूटर सेक्शन में चेक लगा दिया गया कि ये उसके ऊपर वो लिखते रहे दूसरा है जी तीसरा। वो भी आप हम लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि वो आजकल कंप्यूटर सेक्शन भी ये चीज़ के ऊपर बड़ा अपना किरदार अदा कर रहे हैं। सेशन जज साहब ने भी अच्छा प्ले किया रोल। ID कार्ड से आइडेंटिफाई होते हैं नहीं, वो इस तरह होता है ना, जो ऑर्डर आप चैलेंज करते हैं ना, मिसाल के तौर पे वो लिखते हैं कि डेटेड फलां ऑर्डर, इस कोर्ट का ऑर्डर को मैंने चैलेंज किया है, तो वो कोर्ट का ऑर्डर तो आपके सामने आ जाता है ना कि जी इसका जो है ना पहले मैंने इसके खिलाफ लिखा हुआ है, तो वो सेम ऑर्डर निकल आए तो वो कहते हैं ये दूसरी पिटीशन है, दूसरी अपील है। इसलिए वो कंप्यूटर में उन्होंने ये नोट करना शुरू किया हुआ है। रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र के अलावा भी आप पुलिस के अगेंस्ट कोई कार्रवाई करवा सकते हैं 22 से 22B। 22 से 22B में आप हेबियस पिटीशन के भी 22 से 22B के तहत जाएंगे, उसमें आप और एक हरासमेंट के भी जाएंगे। हरासमेंट कहना था मैंने,
हरासमेंट ये था कि अगर कोई पुलिस वाला आपको बग़ैर एफआईआर के तंग कर रहा है, आपके भाई के ऊपर एफआईआर है, आपको तंग कर रहा है, आपके वालिदैन को तंग कर रहा है, तो आप उस पिटीशन को पुलिस स्टेशन वाले को पार्टी बनाते हैं और कहते हैं कि जी फ़लाँ बंदे के ख़िलाफ़ तो एफआईआर है मगर मेरे ख़िलाफ़ कोई एफआईआर नहीं है, मुझे नाजायज़ हरासा कर रहा है, मुझे वो आके गिरफ़्तार करने की कोशिश कर रहा है। तो वो उसको नोटिस होते हैं और नोटिस होने के बाद बाकायदा तरीके से उसका रिप्लाई भी मांगा जा सकता है। अगर वो रिप्लाई नहीं देता तो हरासमेंट में आप डिस्पोज ऑफ भी हो सकती है विद द डायरेक्शन कि ये इसको हरास ना किया जाए अगर इसके ख़िलाफ़ कोई एफआईआर नहीं है। तो अच्छी बात ये होती है आप उसको डिस्पोज ऑफ ना करवाएं, आप उसको नोटिस करवाएं। ऐसा चूँकि रिपोर्ट आ जाने दें, रिपोर्ट आ जाए उसमें वो लिखा होए कि जी मैं इस बंदे को कभी तंग नहीं कर रहा या इसके ख़िलाफ़ फ़लाँ एफआईआर है या नहीं है, तो वो रिपोर्ट आपके लिए अच्छी हो जाती है, करामत हो जाती है, क्योंकि उस रिपोर्ट को फिर आप वो कभी भी किसी भी वक्त किसी भी जगह पे आप लेके जा सकते हैं, किसी भी फोरम पे। इसलिए वो रिपोर्ट का किया करें। आज बाज़ हम लोग तो बिल्कुल जो है ना सेम डे डिस्पोज ऑफ करवा लेते हैं विद द डायरेक्शन के जी इसको करवा लें, मगर अच्छी प्रैक्टिस ये है कि उसको रिपोर्ट करवाएं। हरासमेंट का की अगर आप करेंगे पटिशन तो वो फिर आपको पर्चा दे देगा। अभी तो पर्चे के बगैर तंग कर रहा था, तो फिर यही तो आप समझने की कोशिश करें ना। अगर वो पर्चा देगा तो उसके खिलाफ मैलाफाइडी इंटेंशन आ जाएगी उसकी, हमारी तो सफ़ा मिसल पे आ जाएगी ना कि हमने तो इसके खिलाफ हरासमेंट की थी जिसकी वजह से पुलिस वाले ने मेरे साथ ये मैलाफाइडी इंटेंशन के साथ इसको मेरे खिलाफ एफआईआर दी है। फिर आगे आपके लिए प्रोसेस आसान हो जाएगा बेल आउट होने का और बाकी इसको इसमें बेगुनाह होने का कि जी इसकी मैलाफाइडी है, इसके साथ मेरी जो है वो क्या कहते हैं एनिमिटी है, इसने मेरे साथ इवल माइंड के साथ ये काम किया है, तो जिसके लिए वो हरासमेंट पिटीशन आपके काम आती है आगे जाके। हरासमेंट का क्राइटेरिया कितना होता है कि एक दफ़ा बस फ़ोन कॉल करने से हरासमेंट हो जाती है कि बार बार बुलवाने से होती है? देखिए एक दफ़ा अगर आपको प्रिकॉशनरी मैयर्स लेने हैं तो आप तो पहले दिन भी कर सकते हैं कि जी मेरे अगर किसी अजीज़ के ख़िलाफ़ एफआईआर है तो मुझे वो बुला रहा है, अगर मुझे खदशा है कि मुझे इसमें शामिल करना चाहता है तो आप हरासमेंट पहले दिन भी कर सकते हो फाइल। इसमें आपके अंदर आपकी फीलिंग्स हैं कि मुझे कितना के डर है उस बंदे से। अगर वो आपके घर में आके रेड करता है और या आपको नजायज़ तंग करता है तो आप इसमें कभी क्राइटेरिया नहीं लिखा हुआ कि आप फलां कर दें तो फिर आपने हरासमेंट में आना है। आप हरासमेंट किसी वक्त भी आ सकते हैं कि जी मुझे हरासा कर रहा है। हरासा तो आप टेलीफोन से भी करवा सकता है बंदा कि भाई तुम मुझे पैसे पहुँचाओ नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ ये कर दूंगा, ये भी हरासमेंट है। तो इसलिए वो प्रोसेस में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपने फलां पर्पज़ करके या प्रोसेस करके हरासमेंट पिटीशन फाइल करनी है। 22/22B में पुलिस के खिलाफ कार्रवाई हो सकती? हाँ, इसमें मैंने कहा आपके सामने पहले कि जी पुलिस अगर अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रही है तो आप इसके ख़िलाफ़ इसी पिटीशन में आएंगे 22/22B में। फॉर द टाइम बिंग अगर देखें कि अगर आईओ आपका वर्शन रिकॉर्ड नहीं करता और आईओ कहता है कि जी मैंने आपका वर्शन रिकॉर्ड नहीं करना, तो आप 22/22B में पिटीशन में जाएंगे और डायरेक्शन ले लेंगे कि इनका वर्शन जो है रिकॉर्ड किया जाए, वो रिकॉर्ड करने का बाउंड है। और दूसरे नंबर पे अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपका बंदा गिरफ़्तार ही नहीं करता, वो कहता है कि जनाब कि मैंने नहीं पकड़ना उसको, और वो खुलेआम फिरता है जुर्म करने के बाद भी, तो आप फिर भी इस पिटीशन में रिट पिटीशन में पुलिस के अगेंस्ट आएंगे और वो भी डायरेक्शन जारी करवा सकते हैं कि जी वाई यू आर नॉट अरेस्टिंग द अक्यूज, उसके ख़िलाफ़ भी ये कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा जो पुलिस के ख़िलाफ़ अगर वो अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करता है और आपके मामलात के अंदर मज़ीद जो है इंटरफेरेंस करता है, तो वो जो अहमद भाई पूछ रहे हैं वो ये है कि अगर वो पुलिस वाला आपके इन्वेस्टिगेशन में या आपके वर्शन को रिकॉर्ड नहीं करता या आपके मुलज़म को छोड़ देता है मिल के, और बाकी जो अपने जो ओहदे के जो उसके ऊपर ड्यूटीज़ बाउंड थी वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता, तो फिर भी वो ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए आप पिटीशन में आ सकते हैं। किसी भी ड्यूटी को जब परफॉर्म ना करे तो वो इस पिटीशन में आप आ सकते हैं। नहीं डिटेन कर लेता है तो आप हेबियस पिटीशन फाइल करेंगे 491 सेक्शन के तहत सीआरपीसी के तहत। किसी भी बंदे को बेजा हब्से बेजा में रखना भी एक जुर्म है,
अगर आपका कोई बंदा या कोई आपका कोई अजीज़ या कोई दोस्त अगर पुलिस स्टेशन जाता है, वो वहाँ पे उसको डिटेन कर लेता है, तो उसकी उसके वो एक जुर्म करता है, तो आप उसकी हेबियस पिटीशन फाइल करेंगे। हेबियस पिटीशन में आप उसका प्रोसेस ये होता है कि आप जज साहब जो हैं वो हेबियस में आपको बैलेफ दे देते हैं। बैलेफ वो उनका रीडर भी हो सकता है, कोई वकील भी हो सकता है, कोई उनका स्टेनो भी हो सकता है, वो अपना एक नुमाइंदा आपके साथ एज ए बैलेफ लिख के भेज देते हैं। बैलेफ का जो अख्तियारात होते हैं वो जाता है पुलिस स्टेशन जाते साथ, जो वो ऑर्डर के साथ जाता है, और वो जाते साथ रोज़नामचे के ऊपर जाके पहले कार्रवाई करता है। रोज़नामचा अपने कंट्रोल में करता है। अगर रोज़नामचा वो कंट्रोल में करके देखता है कि जिस बंदे को मैं यहाँ पे एज ए बैलेफ लेने आया हूँ या देखने आया हूँ, अगर उसको वहाँ पे बंदा मिल जाता है, वो अगर देखता है कि रोज़नामचे में उसकी एंट्री नहीं है, क्योंकि रोज़नामचा एक ऐसी चीज़ है जो एंट्री, हर चीज़ की एंट्री करनी है उस मुहर्रर ने, कि इस वक्त ये रवाना हो रहा है सिपाही, इस वक्त वापस आ गया है, उसने अपनी एंट्रियाँ डालनी है, आईओ ने भी उसमें अपनी एंट्री डालनी है, किस केस में वो जा रहा है रेड करने के लिए, किस केस में वो बंदा पकड़ के ला रहा है, वो उसमें उसने एंट्री करनी है। अगर वो बंदा पुलिस स्टेशन से बरामद हो जाता है और उसकी वो एंट्री नहीं है कि मैं फ़लाँ बंदे को लेके हवालात में बंद नहीं करने आया या कर दिया है, तो वो उसी वक्त रोज़नामचे को काबू करके उससे अपनी रिपोर्ट बनाता है। बैलेफ अपनी रिपोर्ट बना के उस रिपोर्ट के अंदर अपना हिस्सा बनाता है कि मैंने फ़लाँ टाइम पे इस रोज़नामचे को सील किया है, इसके अंदर इसकी अरेस्ट नहीं लिखी हुई, और वो अगले दिन या सेम डे उसको उसी जज के पास पेश करता है जिसके आपने हेबियस पिटीशन फाइल की हुई है। वो जज साहब उसको देखते हैं और देखते हैं कि उसकी एंट्री नहीं है, उसके खिलाफ़ कोई एफआईआर नहीं है, तो वो पुलिस स्टेशन वाले जो एसएचओ है और जो बाकी जो जिस आईओ की बात कर रहे हैं उसके खिलाफ़ वो एफआईआर के ऑर्डर दे देते हैं। नहीं, कॉपी नहीं होती वहाँ पर, आप कॉपी प्रोवाइड नहीं, उनके पास कोई आपके पास अख्तियार नहीं है कि आप उसके रोज़नामचे की कॉपी ले सकें। ये तो बैलेफ का अख्तियार है कि वो रोज़नामचा चेक करे, और बैलेफ अगर देखता है कि रोज़नामचे में एंट्री पड़ी नहीं हुई तो वो अपनी रिपोर्ट बनाएगा, रोज़नामचा वहीं छोड़ देगा। वो अपनी उसकी तस्वीर ले लेगा या उसकी जो भी प्रोसेस उसने करना है उसको सील करके उस पेज के अंदर देख लेगा, उसको ले आएगा साथ कि जी ये वो प्रोसेस मैंने किया, मेरी रिपोर्ट के मुताबिक इसकी फ़लाँ टाइम पे कोई एंट्री नहीं है और ये बंदा नाजायज़ हरासा और नाजायज़ उसने महबूस किया हुआ था, तो उस बना के ऊपर वो उसके खिलाफ़ पुलिस वाले के खिलाफ़ कार्रवाई करने का वो अख्तियार जज के पास होता है। अब वीडियो देखें, वीडियो तो आपने कुछ नहीं करना, वो करना उसने है जो बैलेफ गया है। जो यहाँ पे हमारे अहमद भाई ने मैंने एक कार्रवाई करनी है इंशाल्लाह ताला। ये जो ना अली ज़िया बाजवा साहब ने ना अभी जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब ने एक अपनी जजमेंट दी है, उसमें कहा है कि ये जो फोटोग्राफी कोर्ट्स के अंदर और बाहर और जो पीसफुल वर्किंग के अंदर जो हडल क्रिएट की जाती है उनको ऊपर उन्होंने ना एक सख्त इंस्ट्रक्शन पास किए हैं, उसमें उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हमने करवाया है, यहाँ पे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में भी करवाया और यहाँ पे अपने दोस्तों को भी कहेंगे, भाइयों को भी, कि अदालतों के अंदर कैमरे का इस्तेमाल ख़त्म करने के बारे में कहा गया है कि कोई वीडियो ना बनाए, टिकटॉक ना बनाए। हमारे प्रोफेशन के अंदर मुश्किल वो आगे जो है मजाक उड़ते हैं, और बहुत सारे दोस्त अहबाब जो आप फरमाते हैं ना, वो जाते हैं बंदे बैलेफ के साथ जाते हैं और जाते साथ पुलिस वाले को गालियाँ निकालते हैं, बुरा भला कहते हैं। एक दो शिकायत है हमारे पास वकला की, वो जाते साथ बैलेफ को पकड़ते हैं, साथ बैलेफ का काम है करना के बजाय, बैलेफ की बजाय आप करना शुरू कर देते हैं काम, और वो छठ बदना छोड़ो इस बंदे को, फलां करो, वो लैंग्वेज भी गलत इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर भी हम लोग कुछ कार्रवाई करेंगे, हमने कोई SOP बनाने हैं। मैं अहमद भाई से रिक्वेस्ट करूँगा वो उसमें थोड़ा सा प्रोसीड करें, क्योंकि वो देखिए आपने जैसे बात की कि FIR पुलिस स्टेशन जाके खुद ही वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। वो जब बैलेफ का काम है, आपका काम तो नहीं है। आप एज ए लॉयर साथ जाते हो, मैं तो समझता हूँ एज ए लॉयर आपको साथ जाना भी नहीं चाहिए पुलिस स्टेशन में, वो बैलेफ जाए, या जिस पार्टी का बंदा है जिसने आपको वकील किया है वो साथ जाए। यहाँ पे तो सबसे पहले हमारे जब हमने 2001 में वकालत शुरू की तो हमें तो उस्तादा ने यही कहा कि पुलिस स्टेशन नहीं जाना, तो आज तक पुलिस स्टेशन नहीं गए। पुलिस स्टेशन तो क्लाइंट ने जाना है, आप क्लाइंट नहीं है, आपकी इज़्ज़त है, आपने अपनी इज़्ज़त को मेंटेन करना है, और आपने पुलिस वालों के सामने जाके डिग्रेड नहीं होने देना। या हमारा पर्पज़ नहीं है कि हम किसी पुलिस वाले को जाके कोई बुरा भला कहें, आप उसको कोर्ट में डील करें।
आपके पास सबसे बेहतरीन हथियार कोर्ट है और आपके पास जो आपका पेन है वो हथियार है। आप अपने पेन के साथ जो है ना जंग लड़ें। ये वाली जो हाथों वाली जंग है ये ख़त्म करनी पड़ेगी हमें। इसलिए तो मैंने कहा कि हमारा जो इमेज था वो बड़ा ही अच्छा है और थोड़ा सा लोग जो हैं वो ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके ऊपर अहमद क्यूम साहब को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके ऊपर ना कोई SOP बना के दें, कोई रूल्स बनाएं। हमारे बेसिक बार कौंसिल जो रूल्स हैं उसमें तो लिखा हुआ है बार कौंसिल एक्ट के अंदर कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऊपर जजमेंट भी आ गई है। इसके ऊपर थोड़ा सा कार्रवाई करते हैं। मैं एज ए वाइस चेयरमैन जनाब से अर्ज़ करता हूँ कि इसके ऊपर ना ये दोस्तों को भी और बाकी चीज़ों के ऊपर भी रूल्स बना के दें और इस तरीके से जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बड़ा आसान हो जाएगी हमारी। बहुत सारे ऐसे दोस्त अहबाब ऐसे हैं, मैं कहना नहीं चाहता, हम लोग सियासी लोग भी हैं, मगर हमें उस सियासत का कोई फ़ायदा नहीं, उस वोट का कोई फ़ायदा नहीं। जो बंदा गलत काम कर रहा है हम उसको गलत ना कहें, जो कानून को अपने हाथ में ले रहा है हम उसको गलत ना कहें। मेरे भाई जो है सारे भाई हैं, हमने वो ये ना कहें कि जी ये जो टिकटॉक है ये जो मैं मशवरे दे जा रहा हूँ बिला वजह कानून के मुताबिक है भी नहीं, वो भी हमने उसको स्टॉप करवाएंगे। और उसको स्टॉप करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बार काउंसिल एक्ट कहता है कि आप पब्लिसाइज़ नहीं कर सकते। आप अपने आप को पब्लिसाइज़ करते हैं कि कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि जी कोई कब्ज़ा छुड़वाना हो तो हमसे रब्ता करें। इट्स वेरी वेरी शेमफुल एक्ट। और इस चीज़ के ऊपर अहमद भाई आपने देखा होगा इसके ऊपर रूल्स बना के ऑलरेडी रूल्स कमेटी को हमने दे भी दिए हुए हैं और ये बल्कि पास भी हो गया हुआ है। विसा पिछले हाउस के ने पास कर दिया हुआ, गजट नोटिफिकेशन के लिए गया हुआ है। ये मिसकॉन्डक्ट के जुमरे में आप इस पे वो हाउस है वो इंशाल्लाह ताला उस पर इसको प्रोसीड करते हैं और इसके अंदर एक स्पेशल कमेटी बनाते हैं जिसको ये टास्क देते हैं कि ये जो लोग दोस्त अहबाब थोड़े से हैं, ज़्यादा नहीं है, वो उनको या तो पहले वार्न करें या उनको वार्न करने के बाद शोकाज कर दें। शोकाज होने के बाद अगर वो फिर भी नहीं मानते तो फिर हम इंशाल्लाह ताला उनके लाइसेंस मुअत्तल कर देंगे। और ये वाला किरदार जो है ना ये ज़रूरी है। कोई बंदा ये नहीं, मैं भी सियासी आदमी हूँ, मेरा भाई भी सियासी आदमी है, मगर सियासत में ये नहीं है कि हम गलत को गलत ना कहें और जो चीज़ें हो रही हैं उनको होने दें। इंशाल्लाह ताला प्रोफेशन को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे और बेहतर करने की पूरा किरदार अदा करेंगे। अहमद भाई इसके अलावा कोई क्वेश्चन आप लोगों का है इस बारे में? अच्छा मैं आपको इसका हल बताता हूँ। पहले पता है मुझे होता है इस तरह, आपने ऐसे करना है, अब इसको रिकॉर्ड ना ही करो तो बेहतर है। आप ऐसा करें, आपने पुलिस स्टेशन नहीं लिखना जब तक आपकी मार्किंग ना हो जाए, समझ गए? तो पुलिस स्टेशन नहीं लिखो, मार्किंग करवाओ, उसके बाद पुलिस स्टेशन लिख के वहाँ पे ले जाओ और उसको खोजी ये पॉइंट करो। मार्किंग तो होगी पुलिस स्टेशन के लिखने के ऊपर नहीं बेसिकली ना यहाँ पे सिस्टम ये चल रहा है ना कि आप जाते हो उधर से कहते हो जी फलां पुलिस स्टेशन है, तुम मार्क करो। ये पुलिस स्टेशन वाले जो होते हैं ये बता देते हैं कुछ, ये बता ये कहना चाहिए कहता है कि वहाँ पे इतला चली जाती है। इतला को रोकने का फॉर्मूला तो वैसे यही कोई नहीं है, ये आउट ऑफ द वे बात बताई मैंने आज। नहीं ऐसे नहीं होता, पुलिस स्टेशन वो उन्होंने अपॉइंट करना होता है उस पुलिस स्टेशन के बारे में बैलेट। ये नहीं होता कि आपको पूरे शहर का बैलेट अपॉइंट कर दें। नहीं, आपने स्पेसिफिकली बताना होता है कि मेरा बंदा फलां जगह पे मबूस है। पता नहीं उठा के ले गए, काला डाला आया था उठा के ले गया, तो वहाँ पे हम क्या करें? काला डाले का तो कोई इलाज नहीं है वैसे काला डाला तो सबको ले जाते हैं असल में वो पुलिस स्टेशन लिख दें, वो बंदे का नाम ना लिखें जिसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? उस वक्त भी आपका काम ठीक चल सकता है। बाद में एंट्री करवा लें उधर जाकर स्टेशन। तो 22 से क्या ताल्लुक? हाँ आप करवा सकते हो। बहुत सारी पिटीशन ऐसी भी आती हैं, आपको पता है कि सियासी पॉलिटिशियंस ऐसी हैं कि फ़लाँ बंदे ने बाहर के मुल्क में नामों से रसालत की है, तो आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे इस मुल्क में करवाने का है अख्तियार कि जो पाकिस्तानी नेशनल है वो बाहर भी हो तो आप यहाँ पे कमिट करते हैं, तो यहाँ पे आप FIR करें, तो आप FIR करवा सकते हो। आप पिटीशन फाइल करें, पॉपुलर हो जाएंगे।
सर हम सियासी लोग नहीं हैं, इस तरह की जो फील्ड्स हैं तो हम लोग तो अपने कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है किसी की पार्टी बने। आप अगर जो इससे इन्फ्रिंज हो रहा है वो अपना राइट अवेल कर सकता है, यू कैन गो फॉर दिस। वो आप देखें, मेरी बात सुने, जब भी वो जो भी कमेंट्स दें, मैंने आपको बताया कि वो कमेंट्स उसके ऊपर बाइंड नहीं करते, बाउंड नहीं है वो पीसी जो जेओपी है, जस्टिस ऑफ पीस, बाउंड नहीं है उस कमेंट्स का, ठीक है। अगर वो फॉर द टाइमिंग वो दो तरह के कमेंट्स लाता है कि जी मुझे अभी टाइम दिया जाए, मैंने सुना नहीं, एक डेट लेने के लिए वो करते हैं। वो गोल मोल भी ले आए ना कि जी फलां भी उसका भी ये वर्शन है, इसका ये वर्शन है, बाकी आप जो फरमाते हैं आप फरमाएंगे, तो भी वो भी ठीक है। वो कई दफ़ा ऐसे होता ही है जो आप फरमाते हैं ना कि जो आईओ है वो दोनों की पार्टीज़ का वर्जन लिख लाता है और नीचे ये लिख देता है कि मेरी अपनी ओपिनियन कोई नहीं है, आपने जो फरमाना मैं वो कर दूंगा, तो वो भी ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है, एप्लीकेशन अगर आपकी ठीक है तो एफआईआर हो जाएगी उसमें। सर अमूमन ऑर्डर तो इस तरह का नहीं होता कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है तो तब आप बीच में उसका बयान रिकॉर्ड करके करें, तो वो अगर उसकी ऐसे ऑर्डर की कंप्लायंस कैसे होगी अगर बीच में उसने तो उसके ऊपर छोड़ा हुआ। यही तो आपको मैंने कहा, इफ़ वाला जो काम है वो उन्होंने स्टॉप किया है। उन्होंने कहा है कि आपने अपने इफ़ वाला जिक्र नहीं करना, आपने डायरेक्ट एफआईआर का कहना है या डायरेक्ट कहना है कि नहीं बनती, जुडिशल माइंड अप्लाई करना है। अगर वो इफ़ वाला भी जिक्र करता है तो फिर भी आप उसके भी खिलाफ अपनी रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में कि जनाब कि इसने डायरेक्शन ठीक नहीं दी, अकॉर्डिंग टू लॉ डायरेक्शन। अगर उसमें आप देखते हैं कि इलीगल है, डायरेक्शन ठीक नहीं दी, तो उसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं। मगर वो इफ़ वाला काम आजकल उन्होंने कम हो गया है, अब ज़्यादातर यही कहते हैं कि रिकॉर्ड करें वर्शन या बनता है या नहीं बनता। इफ़ वाला काम आजकल कम हो गया है। जो जजमेंट्स आई हैं जो सुप्रीम कोर्ट की, उसमें इफ़ वाला जिक्र उन्होंने ख़त्म करा दिया, बहुत स्ट्रिक्टली कहा है आपने अपना जुडिशल माइंड अप्लाई करके आप समझें कि अगर वो एफआईआर बनती है तो अकॉर्डिंग टू लॉ आप प्रोसीड करने का कहेंगे, अगर नहीं बनती तो आप डिस्कार्ड कर देंगे, डिस्पोज ऑफ फरमा दें कि नहीं बनती, डिसमिस कर दें। इसलिए ज़्यादातर अब ट्रेनिंग के अंदर जो जुडिशल एकेडमी में ट्रेनिंग होती है उसमें वो जजमेंट्स का जिक्र करते हैं और जजमेंट के मुताबिक जो है वो 22 जजों को बुलाते हैं, वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग करते हैं। और ट्रेनिंग के तहत आजकल काफ़ी अच्छा माहौल बन गया नीचे और वो अकॉर्डिंग टू जजमेंट्स काम कर रहे हैं। अल्टरनेट रेमेडी ये होती है कि आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट नहीं होता, आप प्राइवेट कंप्लेंट करेगा। वो प्राइवेट कंप्लेंट आप फाइल कर सकते हैं मजिस्ट्रेट के सामने, वो अंडर सेक्शन 2 अंडर करेंगे आप, तो वो आपकी रेमेडी है। अगर कहते हैं कि जी नहीं बनता तो आप प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर लेगा। उसमें बहुत सारे ऐसे भी होते हैं ना कि आपकी एफआईआर होगी हुई है, एफआईआर के बाद आप दोबारा एफआईआर करवाते हैं तो वो रोकते हैं कि जी अब अल्टरनेट रेमेडी अवेल कर ले जाके, ये तो या इसी एफआईआर में आप अपना वर्शन रिकॉर्ड कर लें। इस सिलसिलाकार में आपके पास वो रास्ता खुला है आप प्राइवेट कंप्लेंट कर लें। बिल्कुल आप पैरेलल जा सकते हैं, पैरेलल जा सकते हैं, दोनों चल सकते हैं जी। पुलिस केस भी चल सकता है, स्टेट केस भी चल सकता है और वो प्राइवेट कंप्लेंट भी चल सकती है। प्राइवेट कंप्लेंट में अगर बहुत सारे ऐसी कंप्लेंट हैं जो पुलिस वाले आपके खिलाफ 302 की एफआईआर हो जाती है और पुलिस वाले अपनी तफ्तीश में किसी बंदे को रोल चेंज कर देते हैं या पुलिस वाले किसी बंदे को बेगुनाह कर देते हैं या अपने तफ्तीश में फाइनलाइज करके आपके वर्शन के उल्टे चले जाते हैं, तो आप बहुत सारी ऐसे देखेंगे कि वो अपनी वर्शन को दोबारा प्राइवेट कंप्लेंट में चैलेंज करते हैं। वही एप्लीकेशन जो एफआईआर की होती है वो कहते हैं कि पुलिस ने मैलाफर्डली मेरे खिलाफ ये लिखा है, पुलिस की मैलाफर्डी की वजह से मैं प्राइवेट कंप्लेंट में आया हूँ। प्राइवेट कंप्लेंट जो है वो अगर एक्सेप्ट हो जाती है, नोटिस हो जाते हैं और उसको वो कंप्लेंट एक्सेप्ट करता है, उसको बाकायदा कंप्लेंट के अंदर ट्रायल कंक्लूड होता है फिर उसके लिए। और बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें ट्रायल में वो जो उसकी कंप्लेंट के हिसाब से रिकॉर्ड होती है और प्राइवेट कंप्लेंट में सजाए मौत हो जाती है। ये नहीं है कि पुलिस वाले ने अगर गलती की है तो हम निकल गए। आपके पास बड़ा अच्छा प्राइवेट, बहुत सारे केस प्राइवेट कंप्लेंट से भी लोगों ने सजाए मौत की तरफ लेके गए। ये सर 22 से 22B की पिटीशन रसीद हासिल करने की कितनी देर के बाद आप अगले दिन कर सकते हैं? सेम डे भी कर सकते हैं? अभी मैंने पुलिस वाले के पास जमा करवाई है, उसको टाइम देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द टाइम। ये क्या किसी जगह पे ये नहीं है कि जी आपने टाइम वेट करना है 3 दिन 4 दिन।
22A 22B के तहत SHO अगर आपको कहता है कि मैं नहीं करता, तो आपने पुलिस हायरार्की का भी जिक्र किया कि उसके ऊपर भी अब कोई बैठा हुआ जिसको देनी है, वो अवेल करने के बाद 22A 22B में जाना है, कि आप कह रहे हैं कि जी जिस वक्त आपको नीचे की रसीद मिली उसी वक्त आप देखिए, वो दो चीज़ें आई थी। उन्होंने कहा था कि डायरी नंबर ज़रूरी है। डायरी नंबर के साथ आप पहले डायरी नंबर नहीं होता था। हम लोग पहले क्या करते थे, पहले लोग बगैर वैसे ही फ़ोटोकॉपी बनाते थे और डायरी नंबर बगैर पुलिस स्टेशन जाए 22A 22B फाइल कर देते थे, जिसकी वजह से बहुत सारी जो है मिसयूज़ हुई। अब डायरी नंबर ज़रूरी हो गया, इसलिए कि वो आपकी रिसीविंग होनी चाहिए आपके पास कि आप पुलिस स्टेशन गए थे। डायरी नंबर नहीं देता वो पुलिस वाले, नहीं, वो मैं बताता हूँ, पुलिस वाले वो SHO को डायरी नंबर देते ही नहीं है। उसका पर्पज़ नहीं है, ना ही उसका फंक्शन है। आजकल सारे पुलिस स्टेशन के अंदर बाई फ्रंट डेस्क बने हुए हैं। फ्रंट डेस्क पे जमा करवाते हैं, वो हर एप्लीकेशन को लेने के बाउंड हैं। वो एप्लीकेशन लेके आपका ID कार्ड नंबर लिख के आप किसी के हाथ भी भिजवाएँ तो तब भी वो ले लेते हैं, और अपना डायरी नंबर देने को बाउंड है। डायरी नंबर आजकल ये कंप्लेंट ख़त्म हो गई है कि जी मुझे डायरी नंबर नहीं मिल रहा, क्योंकि उन्होंने अपना पुलिस स्टेशन के बाहर ही वो डेस्क बना दिए हैं, जिसमें हर एप्लीकेशन को उन्होंने एंटरटेन करना है। उसके बाद वो मार्किंग करनी है उस बंदे के पास, जिसके पास जानी है, IO के पास जानी है, ASI के पास जानी है, वो खुद वो डील करता है इस चीज़ को। फिर उस प्रोसेस के तहत वो जब 22A 22B हो जाती है तो उसको जब नोटिस जाते हैं तो वो नोटिस में ही सारी चीज़ें फिर SP कंप्लेंट सेल के पास चले जाते हैं। फिर SP कंप्लेंट सेल वो एप्लीकेशन खुद अपने पास मंगवा लेता है, और वो फिर उसके साथ दोनों पार्टीज़ को बुला के जो भी अपने कमेंट्स देने हैं वो चले जाते हैं। आजकल जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं वो SHO की तरफ की बजाय SP कंप्लेंट सेल की तरफ से आ रहे हैं, क्योंकि ये प्रोसेस उन्होंने ऑफिस ऑर्डर बना के भेज दिया हुआ है। SHO साहब देखते हैं उसके कंटेंट्स देखते हैं और वो कहते हैं कि नहीं ये तो आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी लिख दी हैं, ये चीज़ें इसमें से निकालें। वो ऑल्ट्रेशन करने का कहते हैं SHO। फिर जब ऑल्ट्रेशन होती है तो फिर जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज वो ई टैग कंटेस्ट पर लगता ही नहीं। देखिए, मुझे तो ये समझ नहीं आई कि ऐसे क्यों होता है, ऐसे होना नहीं चाहिए। इस किस्म के फ्रेंड्स में अगर रेट होने की है और वो SHO साहब दूसरी पार्टी से ऑलरेडी मिले। सर जी, हीनियस फेंस भी मेड आउट क्यों ना लगाए भी हों तो फिर भी वो ड्यूटी बाउंड है आपकी एप्लीकेशन रिसीव करने का। आगे उनके पास अपनी रेमेडीज़ हैं, अपने इख्तियारात हैं, वो उस चीज़ को कह दे कि नहीं बनते, मगर वो ये नहीं कह सकता कि मैंने लेनी नहीं एप्लीकेशन। कंप्लेंट सेल है ना, कंप्लेंट सेल बना हुआ ना उसका। कंप्लेंट सेल ने एप्लीकेशन रिसीव करनी है आपकी, हर हालत में करनी। SHO नहीं, उससे बाहर निकल के आप क्या SHO तो को पता ही नहीं होता कि कौन सी एप्लीकेशन आ गई हैं, कौन सी नहीं आई हैं। सर? दिस इज़ द पिटिशन, आई थिंक सो। रिट को जो है, रिट कायम करने का मतलब होता है कि जी जो मुझे अहमद भाई ने रोज़ी रोटी वाली बात करते हैं ना, रिटों से बहुत सारी दुनिया पैसे कमा रही है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। रिट का मतलब एक फंक्शन परफॉर्म करने को नाम है, एक फंक्शन को परफॉर्म किया है। पिटिशन्स फाइल होती हैं, पिटिशन्स। इस पिटिशन को हम कहते हैं कि 22A 22B की पिटिशन फाइल की है। रिट क्या होती है आप बता दें। तो ये रिट का मतलब है नहीं देखिए भाई, रिट एक तरीके से आपका नुक्ता दुरुस्त है और एक तरीके से गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं रिट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ 199 की पावर्स, हाँ मुझे थोड़ा सा हमेशा ये इशू रहा है कि हेबियस की पावर आपने कैसे डेलीगेट कर दी नीचे, जबकि आपके पास तो उसमें लिखा हुआ है, हाई कोर्ट के पास ये मौजूद है। कानून के तहत आप और लोगों को दे सकते हैं, और दिस इज हाउ आई थिंक 22A 22B वगैरह के अंदर दिया, दीज आर एडिशनल पावर्स विच आर गिवन टू अदर पीपल। इट डजंट मीन कि वो भी एक्सक्लूड हो गए हुए 22A 22B के तहत। 199 में हाई कोर्ट के पास तो है ही, और उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, इसलिए हर चीज़ में जो कानून की खिलाफ वर्जी हो रही होती है, जस्टिस ऑफ पीस के अगेंस्ट भी रिट आप ऊपर कर लेते हैं, राइट। बिकॉज जस्टिस ऑफ, अगर आप 199 की डेफिनेशन देखें तो वहाँ पे कोर्ट की डेफिनेशन के अंदर बेशुमार कोर्ट्स एक्सक्लूडेड है, मगर ये 22A 22B के, अच्छा बाय द वे पार्टीज किसको बनाएंगे जी 22A 22B पिटीशन में? हाई रेट में अगर आप जा रहे हैं ऊपर, तो फिर जस्टिस ऑफ पीस को भी पार्टी बनाएंगे जी, वो उसको पार्टी बनाना जरूरी है। ऑर्डर मैं ये कह रहा हूँ, उसके ऑर्डर को ही तो आप चैलेंज कर रहे होते हो। बिकॉज रिटों में फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिट्स के अंदर आपने जजेस को भी आप पार्टी बनाते हैं, अमूमन अपीलों में आप नहीं बनाते।
फॉर एग्जाम्पल जब आप ऊपर हाँ। जा रहे होते हैं यू ऑलवेज एक्सक्लूड दैट एज वेल, सो ये डिस्टिंक्शन नहीं, ये तो बड़ा ज़रूरी है कि जेओपी के साथ आपने पार्टी जेओपी को बनाना ही बनाना। जिस बंदे का ऑर्डर है उसको पार्टी पहले बनाएंगे और दूसरे नंबर पे वो बाकी सारी चीज़ें वही लगी रहेंगी, मगर सबसे हाई कोर्ट में पहली पार्टी जेओपी होगा, और फिर वो एटसेट्रा कराएंगे बाकी लोग। एनी अदर क्वेश्चन सर? तो आपने मैंने निकलना था मीटिंग सर जल्दी से दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सारे चले वीसी साहब तस्वीर बना लें। अजी मैं तस्वीर का रिक्वेस्ट करने लगा। मैं एक तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ सर वीसी साहब का, ख़ास तौर के ऊपर आपने ये नोटिस किया होगा कि इस लेक्चर के अंदर हमने स्लाइड्स की तरफ ज़्यादातर रजू नहीं किया। स्लाइड्स में केस लॉ और आपको बेशुमार मवाद और एम्यूनेशन अवेलेबल है, मगर वीसी साहब का आपकी गुफ्तगू से ये नज़र आया कि जो चीज़ें प्रैक्टिकल वकालत के लिए लाजमी हैं, फिर मैं हर दफ़ा कहता हूँ एक दफ़ा भी ज़ुबान नहीं हकलाई, हर चीज़ के ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि मुकम्मल तौर पे अबूर है, अगर ये होगा तो ये करेंगे, ये होगा ये करेंगे। दिस इज़ हाउ यू आर सपोज टू बी एज अ प्रोफेशनल लॉयर। फौजदारी की साइड पे करना है तो बी लाइक कामरान बशीर मुगल, बी लाइक आजम नज़ीर तारड़ साहब, ये हमारे गोल्ड स्टैंडर्ड हैं। आजम साहब मेरे उस्ताद हैं। जी जी बिल्कुल, और हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं वीसी साहब ने हमें ज्वाइन किया। आके एक ग्रुप फोटो हो जाए सर इस साइड के ऊपर प्लीज आइए। खजर साहब आइए प्लीज। एक सेकंड ये सब ऑफ कर लेने आइए।